दोस्तों आज की कहानी में एक महिला जो कि शादीशुदा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो चालो चलन है, उसका जो काम है, एक तरीके से वो गलत कामों में पड़ जाती है। और जब इस बारे में उसके पति को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी को सही रास्ते पे लाने के लिए गलत रास्ते का चयन करता है। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कोई आप लोग देखते हैं कि अवैध संबंधों में या फिर किसी और वजह से अगर पति को या फिर पत्नी को पता चलता है तो वो अपने पति को ठीक करने के लिए या फिर उससे बदला लेने के लिए कुछ इस तरीके का रास्ता चुनते हैं जो क्राइम का होता है। और आज की घटना दोस्तों आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरानी करेंगे और आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों इस घटना की परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाविज़ मलिक और हाजिर हूं दोस्तों आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए थे उनके सारे कमेंट्स आज के इस वीडियो के अंत में मैं अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करूंगा। और आप लोग भी अगर कमेंट्स करना चाहें, किसी का बर्थडे है, किसी की सालगिरह है या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग बस कमेंट्स कर दीजिए और आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे वो कल के दिन मैं अपने व्यूअर्स के साथ में साझा करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फतेहपुर और दोस्तों यहीं का एक कस्बा पड़ता है कजियानी। और दोस्तों यहीं पर एक परिवार रहता है। इस परिवार के अंदर जो परिवार के मुखिया हैं ये हैं जगदीश गुप्ता और इनकी पत्नी जो है उनका नाम माधुरी है। इनके 2 बच्चे हैं, बेटी का नाम अनीता और बेटे का नाम अमित। अमित जो है इसकी उम्र 36 साल के आसपास है और इन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। अनीता की शादी हो चुकी थी लेकिन शादी के कुछ समय के बाद में अनीता जो होती है वो विधवा हो जाती है। और इस समय अनीता के पास में अनीता के 2 बच्चे भी रह रहे होते हैं, यानी विधवा होने से पहले उसको 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और अनीता अब अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके आ जाती है, यानी जगदीश गुप्ता जो है इन्हीं के घर में रहने लगती है। अब दोस्तों ये जो माता पिता हैं जगदीश गुप्ता और माधुरी, ये भी अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा लाड़ करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते हैं क्योंकि उसके पति अब इस दुनिया में नहीं है, वो विधवा हो चुकी है, इसलिए ये माता पिता उस अनीता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इधर दोस्तों जो अमित था इसकी भी पढ़ाई लिखाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब ये पढ़ाई लिखाई के बाद में अपने पिताजी का जो बिज़नेस था उस बिज़नेस को ही संभालने लगता है। जब ये अपने बिज़नेस को संभालता है, क्योंकि जो जगदीश गुप्ता थे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस कर रखा था उस इलाके में और उनकी अच्छी खासी ज़मीन भी थी। तो जो अमित है, ये अमित जब अपने पिता के बिज़नेस को संभालता है तो जो बिज़नेस है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो करता है। और एक दिन जब अमित किसी बिज़नेस के सिलसिले में अपनी बाइक से जा रहा होता है तो देखता क्या है कि रोड किनारे एक महिला खड़ी हुई है। उस महिला के हाथ में बैग है और अमित जब उस महिला को देखता है तो महिला बहुत ज़्यादा खूबसूरत, इसलिए अमित जो है सोच ही रहा होता है कि इतनी देर में जो ये महिला रोड किनारे खड़ी हुई थी ये अमित को उसकी बाइक पर देखकर तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ा देती है और अमित भी तुरंत उसके सामने मोटरसाइकिल रोक लेता है। अब दोस्तों जैसे ही अमित मोटरसाइकिल रोकता है तो ये जो लड़की है ये बताती है कि दरअसल उसका नाम कोमल कुशवाहा है और ये कॉलेज के लिए निकल रही थी, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑटो नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी कि काश कोई मिल जाए और जो उसे कॉलेज तक लिफ्ट देते। अब दोस्तों जब अमित ये बात सुनता है और लड़की जो कि बेहद ज़्यादा खूबसूरत है, अमित भी तुरंत उस लड़की से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारे कॉलेज तक छोड़ दूँगा। उसके बाद में अमित कोमल कुशवाहा को अपनी बाइक पर बिठाता है और निकल पड़ता है उसके कॉलेज की साइड में। अब दोस्तों जब ये लोग कॉलेज की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में बीच में इन लोगों के बीच में कुछ बातें भी होती हैं। तो ये जो कोमल है ये बताती है कि दरअसल इसके जो पिता हैं उनका नाम है नरेश कुशवाहा और इसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम नीलम कुशवाहा है और उसकी जो शादी है वो राम खिलौन कुशवाहा से हो चुकी है और राम खिलौन कुशवाहा जो है वो चमनगंज का रहने वाला है। अब दोस्तों उसके बाद में एक कॉलेज के गेट पर पहुंच जाते हैं और कॉलेज के गेट पर जब ये लोग पहुंचते हैं तो इन दोनों की जो बीच में जो बातें हुई थी कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन हो जाता है, एक दूसरे की बातें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए ये दोनों अपना नंबर जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। कोमल जो होती है वो अपना नंबर अमित को दे देती है और अमित जो है वो अपना नंबर कोमल को दे देता है। अब दोस्तों उसके बाद में अमित जो है वहाँ से चला जाता है और उसके बाद में कभी कभी अमित जो है कोमल के नंबर पर फ़ोन कर उससे बातचीत कर लिया करता है। अब दोस्तों इन दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, कभी कभी इन लोगों के बीच में बातचीत हो जाती है। अब दोस्तों जब बातचीत होने लगती है तो इनकी जो बातचीत है कब दोस्ती में बदल जाती है दोनों को कानो कान खबर नहीं लगती, लेकिन इनकी ये जो दोस्ती है ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। उसके बाद में ये इनकी दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है। अब इन दोनों को जब एक दूसरे से प्यार हो जाता है और जो मोहब्बत इनकी परवान चढ़ती है उसके बाद में ये लोग एक दूसरे से मिलते भी हैं।
इस कदर ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं कि उसके बाद में कस्में वादे और बात शादी तक पहुंच जाती है। अमित जो है वो कोमल के बारे में जब अपने पिता जगदीश गुप्ता को बताता है तो जो जगदीश है ये अपने बेटे अमित की उस बात से, उस शादी से खिलाफ हो जाता है। दरअसल जो कोमल है वो अमित की जाति बिरादरी की नहीं थी और जो जगदीश गुप्ता हैं वो चाहते थे कि वो अपने बेटे की शादी अपनी ही जाति में करें और अपने ही बराबर के लोगों में करें। लेकिन जो अमित था वो कोमल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए वो अपने माता पिता के अगेंस्ट जाकर, उनके खिलाफ जाकर साल 2011 में कोमल से लव मैरिज कर लेता है। अब दोस्तों अमित ने कोमल से शादी तो कर ली थी, लेकिन इसके आगे जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर रहेगा कहाँ, इसलिए ये फैसला करता है कि ये अपने ही घर जाएगा और उसके बाद में ये अपने ही घर पहुंच जाता है। जो कोमल थी वो शादी कर अमित के साथ उसके घर चली जाती है और जो अमित का परिवार था जिसमें माता पिता और एक बहन जो कि घर पे ही रह रही थी, जो कि विधवा थी, इन तीनों लोगों से जो कोमल थी उसकी कुछ ज़्यादा नहीं बनती थी। लेकिन जो कोमल थी ये धीरे धीरे सबको अपनाने के लिए दिल और जान से मेहनत करती है, सबका बहुत ज़्यादा आदर करती है और सबको इतने अच्छे से ट्रीट करती है कि आखिरकार जो अमित का परिवार है वो कोमल को एक तरीके से स्वीकार कर लेता है। और दोस्तों धीरे धीरे ये जो वक्त था ये गुजरता रहता है और 4 साल का समय गुजर जाता है और 4 साल के समय के अंदर कोमल और अमित के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। 2 बच्चों में एक लड़का और एक लड़की। लेकिन दोस्तों उसके बाद एक समय ऐसा आता है जब इनके परिवार में गम की लहर छा जाती है, क्योंकि जो जगदीश गुप्ता हैं इनका देहांत हो जाता है। अब दोस्तों जब अमित के पिता का देहांत हो जाता है तो अमित के ऊपर उनके पूरे बिजनेस की जिम्मेदारी आ जाती है। लेकिन दोस्तों अमित उस बिज़नेस को चलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन अमित को लगता है कि इसके अलावा भी उसे कुछ करना चाहिए। इसलिए अमित अपने एक दोस्त को कॉल करता है। उसका जो दोस्त है जो मुंबई में रहता है, मुंबई की भिवंडी में रहता है और वहाँ पर एक धागा बनाने की कंपनी को उसने ठेके पर ले रखा है। तो अमित जब उससे बात करता है तो वो बताता है कि उसका जो बिज़नेस है बढ़िया चल रहा है और अगर तू चाहे तो तू भी मुंबई में भिवंडी में आ जा और मैं तेरे लिए भी कोई ना कोई जुगाड़ कर दूंगा। उसके बाद में ये जो अमित है ये अपने दोस्त के पास चला जाता है और दोस्त जो है अमित को भी एक कंपनी जो है उसका काम जो है वो ठेके पे दिला देता है। शुरुआती दिनों में अमित को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होती है, लेकिन अमित आखिरकार उस बिज़नेस को संभाल लेता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। और दोस्तों अमित ने अपने बिज़नेस के साथ साथ एक और बिज़नेस कर लिया था और देखते ही देखते जो अमित का बिज़नेस है, दोनों बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे चलने लगते हैं और उसके बाद में अमित जो है मुंबई के ही अंदर 3 फ्लैट खरीद लेता है। देखते ही देखते दोस्तों अमित करोड़पति बन जाता है और अमित उसके बाद फैसला करता है कि क्यों ना वो अपनी बीवी बच्चों को भी यहीं पे ले आए। उसके बाद में अमित जो है अपनी बीवी बच्चों को लेकर मुंबई आ जाता है और कभी कभार ये अपने गांव जाता है, अपने घर जाता है, अपनी माता और अपनी जो बहन है इसकी गांव में उनसे मुलाकात करता है, लेकिन उसके बाद में फिर से मुंबई आ जाता है। अब दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद एक समय आता है इसी साल 20 जनवरी 2023 ये अपने घर से मुंबई से अपने एक रिश्तेदार की शादी के लिए निकलता है अपने ही गांव में। और दोस्तों 27 जनवरी 2023 को ये शादी अटेंड करता है और उसके बाद में 29 जनवरी 2023 को ये अपने परिवार वालों के साथ में खाना पीना खाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में वहीं पर सो जाता है। और दोस्तों उसके बाद में आधी रात के समय कुछ ऐसा होता है कि जो अमित की पत्नी है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। अब जब उसकी चीखने की आवाज़ अमित की माँ, अमित की बहन को पहुंचती है तो वही दौड़े दौड़े उस कमरे की तरफ जाते हैं और दोस्तों देखते क्या है कि जो दरवाज़ा है ये बाहर से बंद है और उसके बाद में जैसे ही दरवाज़ा खोला जाता है तो देखते क्या है कि सामने जो अमित की पत्नी है कोमल, इसके दोनों हाथ बंधे पड़े हैं और ये बुरी तरीके से चीख रही है और बेड पर सामने ही अमित की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब दोस्तों परिवार वाले जब ये नज़ारा देखते हैं तो उनके तो मानो जैसे उनके ऊपर एक बिजली सी टूट पड़ी और उनके पांव तले से एक ज़मीन सी खिसक गई कि आखिर ये क्या हो गया। दरअसल अमित की जो डेड बॉडी थी उसे देखकर ये प्रतीत हो रहा था कि इसके सर पर किसी भारी भरकम चीज़ से चोट की गई है, जिसकी वजह से उसके सर से काफ़ी ज़्यादा खून बह चुका है। अब दोस्तों अमित की माँ और अमित की बहन जब अपने बेटे को, अपने भाई को इस हालत में देखती हैं तो वो दहाड़े मार मार कर चीख कर रोने लगती हैं। अब जैसे ही इन लोगों की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को पहुंचती है, आस पड़ोस के लोग भी दौड़े दौड़े अमित के घर में आते हैं और जब ये पूरा मामला देखते हैं तो तुरंत वहीं से कोई व्यक्ति नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। अब जैसे ही पुलिस मौके पे पहुंचती है तो पुलिस सबसे पहले उस पूरे कमरे की समीक्षा करती है, डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और सबसे पहले जो पूछताछ की जाती है ये अमित की पत्नी कोमल से की जाती है। दरअसल पुलिस जब पूछती है कि क्या हुआ था तो अमित की पत्नी कोमल बताती है कि रात के करीब 3 बजे के आसपास लगभग 5 से 6 व्यक्ति, 5 से 6 बदमाश हमारे कमरे में घुस गए,
जब मेरे पति ने विरोध किया तो उन लोगों ने मेरे पति के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई की और किसी धारदार हथियार से मेरे पति के गले को कई बार उन्होंने काट दिया। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो उन्होंने मेरे साथ भी मार पिटाई की और मेरे हाथों को दोनों बांधकर दरवाज़ा बाहर से लॉक करके वो फरार हो गए। अब दोस्तों पुलिस जब कोमल की ये बात सुनती है तो पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। उसके बाद में जो पूछताछ की जाती है ये अमित की माँ और अमित की बहन से की जाती है। जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो ये दोनों पुलिस को जो बताती हैं उसे सुनने के बाद में पुलिस एकदम से शॉक रह जाती है। दरअसल ये दोनों बताती हैं कि उनके बेटे और उसके भाई की जो हत्या हुई ये किसी और ने नहीं की है, बल्कि किसी बदमाश ने नहीं की है, बल्कि जो अमित की पत्नी है कोमल उसने ही यह हत्या की है। जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है और इन लोगों से पूछती है कि आखिर तुम्हें अपनी ही बहू के ऊपर शक क्यों है, तो ये लोग बताते हैं कि दरअसल इसकी मेरे बेटे अमित के साथ में 1 मिनट भी नहीं बनती थी। अक्सर ये लोग झगड़ा करते थे, एक दूसरे के साथ में लड़ाई करते थे और हो ना हो अगर अमित का मर्डर हुआ है तो उसके पीछे ये कोमल ही है। अब दोस्तों पुलिस जो है वो कोमल से वापस से पूछताछ करती है और कोमल से जब अगले बार पूछा जाता है तो कोमल जो है वो भी कहीं ना कहीं घबरा जाती है और इसलिए कोमल जो है अगली बार जब पुलिस के जवाब देती है तो इसके जो जवाब होते हैं ये गोल मटोल होते हैं और पुलिस एक के बाद एक सवाल जब दागती है तो जो कोमल है ये घबरा जाती है। अब कहीं ना कहीं पुलिस को भी कोमल के ऊपर शक हो जाता है और उसके बाद में दोस्तों पुलिस जो है वो कोमल को अरेस्ट करती है शक के आधार पर और इसको थाने में लेके पहुंचती है। और थाने में ले जाने के बाद में जब पुलिस कोमल से सख्ती से पूछताछ करती है तो कोमल भी टूट जाती है। लेकिन कोमल जो पुलिस को कहानी बताती है वो कहानी सुनने के बाद में ना कि पुलिस वाले बल्कि हर कोई हैरान था। कोमल पुलिस को बताती है कि साल 2011 में उसकी शादी होती है अमित से और शादी के 4 साल तक वो अपने परिवार के साथ में बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजारती है, हर किसी के साथ अच्छे से रहती है। इस बीच में उसको 2 बच्चे भी होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन उसके बाद में जो उसके ससुर हैं जिनका नाम जगदीश गुप्ता, अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में जो परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ है वो अमित पे आ जाता है और अमित बिजनेस के सिलसिले में मुंबई चला जाता है। जब अमित मुंबई चला जाता है तो ये जो कोमल है ये घर पे अकेली रहती है। जब ये घर पे अकेली रहती है तो इसे अकेलापन महसूस होता है। जब इसे अकेलापन महसूस होता है तो इसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। दरअसल शादी से पहले जो कोमल थी इसका लव अफेयर था, यानी एक तरीके से अवैध संबंध थे इसके ही जीजा राम खिलौन के साथ में और अक्सर ये राम खिलौन के साथ में उस शादी से पहले मिलती थी। और दोस्तों जब ये अकेली हो जाती है, तनहा हो जाती है तो ये राम खिलौन को फ़ोन करती है। दरअसल शादी के 4 साल गुजर चुके थे लेकिन अभी तक जो कोमल थी अपने पति के साथ अच्छे से रह रही थी और इस बीच में राम खिलौन से एक भी बार नहीं मिली थी। और जब ये राम खिलौन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है तो राम खिलौन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद में उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। घंटों घंटों तक उसके कमरे में रहता है और जब घंटों घंटों तक उसके कमरे में रहता है तो कहीं ना कहीं जो अमित है, उसकी जो माँ है और उसकी जो बहन है, उनको कहीं ना कहीं कोमल के ऊपर शक चला जाता है। जब कोमल के ऊपर शक चला जाता है तो ये लोग कोमल से पूछताछ भी करते हैं। तो कोमल बताती है दरअसल तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, राम खिलौन कोई और नहीं बल्कि उसका ही जीजा है। अब दोस्तों ये जो अमित की माँ थी इसको कोमल की बातों पर ज़रा भी भरोसा नहीं होता है, इसलिए ये अपने बेटे अमित को कॉल करती है और उससे कहती है कि अपनी बीवी बच्चों को अपने साथ लेके जाओ, यहाँ पर तनहा मत छोड़ो। अब दोस्तों अमित की माँ जब ये सारी बात अमित को बताती है तो कहीं ना कहीं अमित को भी एक तरीके से अंदाज़ा हो जाता है कि माँ जो कह रही है उसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद में अमित जो है वो तुरंत वहाँ से अपने गाँव आता है और अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर वापस से मुंबई चला जाता है। अब दोस्तों अमित मुंबई में रहने लगा था अपने बीवी बच्चों के साथ। 1 महीना तक तो कोमल वहाँ पर अच्छे से रहती है लेकिन 1 महीने के बाद उसे फिर से अपने जीजा की याद आने लगती है और इसलिए जो कोमल है ये वापस से अपने जीजा राम खिलौन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। अब दोस्तों राम खिलौन जो है ये अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि ये किसी काम से जा रहा है और पहुंच जाता है मुंबई अपने ही साडू के घर में। और दोस्तों जब अमित अपने साडू राम खिलौन को देखता है अचानक से तो वो भी एकदम से शॉक रह जाता है। वो सोचता है कि बिना किसी काम धंधे के आखिर मेरा साडू राम खिलौन यहाँ कैसे आया। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी पत्नी और राम खिलौन के ऊपर शक हो जाता है और उसके बाद में एक दिन ये अपने काम से दोपहर में ही वापस आ जाता है। जब ये वापस आता है तो देखता क्या है, उसके जो कमरा है उसका जो डोर है वो लॉक है। जब ये डोर के पास पहुंचता है, दरवाजे के पास पहुंचता है तो वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही थी जो कि इसके साडू और इसकी पत्नी की थी। राम खिलौन और कोमल कमरे के अंदर अकेले थे। उसके बाद में दोस्तों जब ये इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है तो ये अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा मार पिटाई करता है। अपनी पत्नी के साथ में मार पिटाई तो करता है लेकिन राम खिलौन को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल देता है।
अब दोस्तों कोमल समझ चुकी थी कि उसके पति को अब सब कुछ पता चल गया है, तो कोमल जो है वो वहाँ से कुछ ऐसा करती है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था। अब वो अपने पति से डरती नहीं है, बल्कि अपने पति के ही सामने अपने जीजा से बात करती है, घंटों घंटों कॉल पे बात करती है। और ये सब कुछ अमित के सामने चल रहा था। अमित को इस बात का बुरा भी लगता है, अपनी पत्नी से लगातार इस बारे में बात भी करता है, दोनों के बीच में झगड़ा भी होता है। लेकिन ये जो कोमल थी इसके अंदर ज़रा भी बदलाव नहीं आता है, बल्कि ये कुछ और हद से आगे बढ़ जाती है और लगातार अपने जीजा से अपने पति के ही सामने बात करने लगती है। अब दोस्तों इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं और महीनों महीनों तक इन दोनों के बीच में बातचीत बंद हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों महीनों महीनों तक जब ये पति पत्नी एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, तो जो अमित है इसका भी मन भटकने लगता है। अमित वहाँ से एक फ्लैट बेचकर वापस से अपने कस्बे में आता है और वहाँ पर एक फ्लैट खरीदता है और वहाँ पर अपनी माँ और अपनी बहन को भी बुला लेता है। अभी अपनी माँ और बहन के साथ ही रहने लगता है और वहीं पर दोस्तों इसकी मुलाकात हो जाती है पड़ोस में रहने वाली एक महिला जिसका नाम अर्चना है, और उसके साथ में इसके अवैध संबंध शुरू हो जाते हैं अमित के। और ये दोनों जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और घंटों घंटों तक फ़ोन पे एक दूसरे से बात भी करते हैं। उसके बाद में अमित जब भी मुंबई जाता है तो अपनी पत्नी कोमल के सामने अर्चना से बात करता है, क्योंकि वो उसको चिढ़ा रही थी उसके जीजा से बात कर। अब अमित को मौका मिल चुका था। अब अमित भी घंटों घंटों तक उसके सामने अर्चना से बात करता है। इस बात का कोमल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और जब अमित एक दिन नहाने के लिए जाता है तो कोमल जो है अमित का मोबाइल फ़ोन चेक करती है, और जब मोबाइल फ़ोन चेक करती है तो उसको पता चलता है कि एक नंबर है जो कि किसी अर्चना के नाम से फीट है। अब दोस्तों कोमल को ये तो पता चल चुका था कि कोई अर्चना नाम की लड़की है जिससे अमित बात करता है। अब जैसे ही अमित बाहर आता है, कोमल अमित से पूछताछ करती है कि आखिर ये अर्चना कौन है और तुम इससे क्यों बात करते हो। तो अमित कहता है कि जब तुम किसी गैर मर्द से बात कर सकती हो, उसके साथ में अवैध संबंध रख सकती हो, तो वो क्यों नहीं किसी महिला से बात कर सकता है। लेकिन ये अर्चना के बारे में ये नहीं बताता है कि अर्चना कहाँ की रहने वाली है और कौन है। अब दोस्तों कोमल जब ये बात सुनती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, इसलिए कोमल अब अर्चना का पता लगाने के लिए मुंबई से वापस अपने गाँव आ जाती है। जब ये अपने गाँव आती है तो उसे आखिरकार पता चल जाता है कि अर्चना कौन है और कहाँ की रहने वाली है। उसके बाद में कोमल अपने जीजा के यहाँ पहुँचती है और अपने जीजा से कहती है कि दरअसल उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। उस दिन जो जीजा होता है ये अपने दोस्त अविनाश के साथ बैठा हुआ होता है। जब ये महिला कोमल सारी बात अपने जीजा को बताती है तो ये अविनाश भी सारी बातें सुन रहा होता है। तो ये उस समय कोमल से कहता है कि वह तुम्हारी मदद करेगा। उसके बाद में ये कोमल का नंबर ले लेता है और अक्सर उससे बात करने के लिए उसे कॉल करता है कि क्या मदद की ज़रूरत है क्या नहीं। अब दोस्तों जब इन दोनों के बीच में बात होने लगती है तो आखिरकार अविनाश और कोमल के बीच में भी अवैध संबंध स्थापित हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में भी लव अफेयर शुरू हो जाता है। उसके बाद में दोस्तों जब ये कोमल वापस से मुंबई जाती है तो ये अपने पति के सामने दो लोगों से बात करती है। अपने जीजा से भी बात करती है, रामखिलौन से, और अपने नए आशिक अविनाश से भी बात करती है। जब ये लगातार उन दोनों से बात करने लगती है तो इसका जो पति है अब समझ जाता है कि उसकी जो पत्नी है इसके अवैध संबंध बल्कि एक नहीं बल्कि दो लोगों से चलने लगे हैं। अब दोस्तों जब पति को ये बात पता चलती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। अब दोस्तों अमित इस कदर गुस्से में चला जाता है कि इस बात को लेकर अपनी पत्नी के साथ में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा करता है और उससे कहता है कि ये मुंबई की सारी प्रॉपर्टी बेचकर वापस अपने गांव जाएगा और तुम्हें भी उसके साथ चलना होगा। अब दोस्तों जब ये कोमल इस तरीके की बात सुनती है तो ये एकदम से घबरा जाती है। ये सोचती है कि सारी प्रॉपर्टी अगर अमित ने बेच दी तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है उसके परिवार वाले उड़ा देंगे और मेरे बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद में कोमल कहती है कि हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, बेहतर यही होगा कि तुम एक फ्लैट को मेरे नाम कर दो और एक फ्लैट को मेरे बेटे के नाम कर दो। अब जो इस तरीके की बातें ये अपने पति अमित से कहती है तो अमित मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रॉपर्टी और तुम्हारे नाम भूल कर भी मैं एक कौड़ी तुम्हें नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हारे साथ में प्रॉपर्टी शेयर कर दी तो सारी प्रॉपर्टी बेचकर अपने आशिक के साथ फरार हो जाओगी और मेरे बच्चों को क्या मिलेगा। लेकिन दोस्तों जब इस तरीके की बात ये अपनी पत्नी से कहता है तो इसकी पत्नी जो है मौका देखकर तुरंत अपने आशिक अविनाश को कॉल करती है और उससे सारी बात बताती है। वो बताती है कि उसका पति सारी प्रॉपर्टी बेच रहा है और ये सारी प्रॉपर्टी अपनी बहन और माँ के नाम कर देगा और उसके बाद में उसे दूध में से एक मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा। अब दोस्तों जब कोमल ये सारी बात बताती है तो इन दोनों के बीच में ये बातें होने के बाद में एक प्लान बनता है और प्लान ये होता है कि क्यों ना अमित को ही रास्ते से हटा दिया जाए। उसके बाद में जब कोमल इस तरीके से कहती है तो जो अविनाश है ये कहता है कि तुम्हारा पति रास्ते पे चलने वाला कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक करोड़पति इंसान है, यानी उसको हटाने के लिए कुछ बड़े हिस्ट्री शीटर को हायर करना पड़ेगा। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे। तो कोमल कहती है कि तुम पैसे का चिंता मत करो, पैसे का इंतज़ाम मैं करूँगी। उसके बाद में जो अमित है ये सारी बात जाकर रामखिलौन को बताता है, उसको भी अपने प्लान में शामिल करता है। फिर ये दोनों एक हिस्ट्री शीटर की तलाश करते हैं और उसके बाद में 7 लाख रुपए में सुपारी दी जाती है अमित की हत्या की। और दोस्तों उसके बाद में लगभग
20 जनवरी 2023 को अमित को एक शादी में आना होता है अपने गांव, और अमित 20 जनवरी 2023 को शादी में आता है। 27 जनवरी को शादी अटेंड करता है और उसके बाद में दोस्तों जो इन्होंने एक तारीख मुकर्रर की थी 29 जनवरी 2023, उस रात को अमित जो है शादी में से आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा थका हारा था और कोमल जो है अपने दोनों बच्चों को लेकर सेकंड फ्लोर पर एक कमरे में जाकर सुला देती है और अपने पति अमित के साथ सो जाती है। रात के 3 बजे के आसपास उसका जीजा राम खिलौन और जो उसका नया आशिक था जिसका नाम अविनाश, ये उस हिस्ट्री शीटर को और उसके कुछ गुंडों को लेकर उस घर में आ जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों उस कमरे का जो गेट है ये कोमल खोल देती है। ये लोग अंदर जा रहे थे और अंदर जैसे ही ये लोग पहुंचते हैं तो जो अमित है ये गहरी नींद में सोया होता है। अब दोस्तों उसके बाद में ये सारे लोग अमित के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और उसके बाद में किसी धारदार हथियार से उसके गले पर कई सारे वार करते हैं। अब दोस्तों जब उसके जिस्म से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है तो ये जो पत्नी कोमल है इसको लगता है कि शायद उसके पति की अभी जान नहीं निकली है, इसलिए ये उसके सीने पर बैठ जाती है और धारदार हथियार अपने हाथ में लेती है और उसके गले पर कई वार करती है, जिसकी वजह से मौके पर ही इसके पति की मौत हो जाती है। और दोस्तों उसके बाद में ये लोग कोमल के हाथ पैर बांध देते हैं और उसके बाद में बाहर से गेट बंद कर ये लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। जब ये कहानी पूरी पुलिस को कोमल बताती है तो उसके बाद में पुलिस भी कोमल की ही तहरीर पर उसके जीजा और उसके नए आशिक अविनाश और वो जितने भी हिस्ट्री शीटर थे उन सबको गिरफ्तार करती है और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर इन लोगों को जेल भेजा जाता है। बहरहाल दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना या फिर किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोग को सतर्क करना है। और दोस्तों कल के दिन जिन लोगों ने कॉमेंट्स किए थे अब वक्त होता है उन लोगों के कॉमेंट्स पढ़ने का। सो दोस्तों कल के दिन जो कॉमेंट्स आए इसमें ज्ञान सिंह लिखते हैं कि सर मैं ज्ञान सिंह श्री हिंद पंजाब से हूं और आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो बताना ज़रूर। तो वक्त आएगा मैं आप लोग को सबको बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं शब्बीर हैं, शब्बीर लिखते हैं कि फ्रॉम दुबई गुजरात का रहने वाला हूँ और दुबई से आपकी कहानी सुनता हूँ। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में यशवी हैं, यशवी हर्षद करके इनकी आईडी है। सर आपकी पहली वाली चैनल यूट्यूब ने मोनेटाइज नहीं होने दी, ये जानकारी बहुत दुख हुआ, मैंने प्राकट सर से सुना था। जी हाँ दोस्तों मेरा एक चैनल था और अच्छे खासे उस पर व्यूज़ आते थे और अचानक से यूट्यूब ने उस चैनल को उड़ा दिया। और उसके बाद में दोस्तों जो अगला कमेंट्स है ये है संतोष का और संतोष लिखते हैं महिला को 14 साल का बच्चा और संबंध बनाने में शर्म नहीं आई, दोस्त महिला का ही है। तो ये कहानी के बारे में अपना व्यू लिखते हैं। उसके बाद में यूज़र हैं और ललितपुर से हूँ और आपका धन्यवाद सर कि आपने ये कहानी सुनाई, ग्राम प्रधान हैं। जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में आरवेटी हैं, आरवेटी लिखते हैं वेरी नाइस सर। और उसके बाद में सोनम है, सोनम लिखते हैं टेक गुड केयर योर सेल्फ एंड गेट वेल सून। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में तुलेंद्र हैं, तुलेंद्र लिखते हैं नाइस स्टोरी ब्रदर, आई एम फ्रॉम नेपाल, नाउ आई एम इन इंडिया गुड़गांव। तो नेपाल के रहने वाले हैं, फिलहाल इंडिया में रहते हैं। तुलेंद्र आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानी को सुनते हैं। उसके बाद में ज़काउल्ला है, मेरा नाम बोल दीजिएगा सर, और सीतापुरी। ज़काउल्ला सीतापुरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानियों को रेगुलर सुन रहे हैं और अपना प्यार इस तरीके से हमें दे रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है आई एम फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को, आई लाइक योर एपिसोड। इनका नाम यहाँ पे जो आईडी शो हो रही है वो है परेश पटेल करके। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी कहानियों पे इस तरीके के प्यार दे रहे हैं और आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है भाई साहब कहानी कम बताते हो और बातें ज़्यादा करते हो आप, इसलिए आपका ना बहुत कम ही है वाह है। पता नहीं यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं, बातें तो होती नहीं हैं, बस आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, लास्ट में कमेंट्स जो हैं आप लोग के पढ़ लेते हैं, बाकी तो कहानी होती है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किसकी कॉपी करता है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बताऊं, जिसका छोटा चैनल होता है ना, जो नए सिरे से चैनल स्टार्ट करता है, अगर मेरा पहला वाला चैनल आप लोग सुनते तो आप लोग नहीं बोलते कि मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मैं कॉपी करता ही नहीं हूँ। और कोई बोलता है कि प्राखर सर की तरह आपका स्टाइल है, कोई बोलता है शम्स ताहिर की तरह है, कोई बोलता है उस्मान सैफ़ी की तरह है। भाई मेरा अपना अंदाज़ है, मैं अपने अंदाज़ में स्टोरी पढ़ता हूँ और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और आप लोग बहुत मेरी स्टोरी को सर आँखों पे बिठा रहे हैं, मेरे चैनल को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग आगे लेके चल रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है उमेश का और ये लिखते हैं कि सर क्राइम कम क्यों नहीं हो रहा है। पुलिस लगातार क्राइम को कम करने के लिए काम कर रही है, लेकिन जो बहशी दरिंदे होते हैं उनको फांसियाँ भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहशी दरिंदे बाज नहीं आते हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है, हेलो सर मेरा नाम आमना है और मैं बरेली से हूँ, आपका वीडियो देख रही हूँ, काफ़ी अच्छी कहानी है, आप सुनाते हैं, अल्लाह ब्लेस यू भाई। तो बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बरेली से हमारी कहानी सुनती हैं, बरेली उत्तर प्रदेश से आई थिंक। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है दीपक है और ये लिखते हैं कि दीपक को सही ठोका। तो भाई क्राइम का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, कुछ और रास्ता भी हो सकता था, पुलिस का सहारा लिया जा सकता था।
उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये ज्ञान सिंह का ही है और ये लिखते हैं गुड जॉब सर। और उसके बाद में जादू करके जो आईडी है शहाबुद्दीन की, ये लिखते हैं रोज़ डेली हमारे चैनल पे कमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि सर आज का कहानी लंबा हो गया। तो कुछ स्टोरी ऐसी होती हैं जो पूरी कवर की जाए तो थोड़ा सा समय लग जाता है। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है कुंदन पाल का और ये लिखते हैं सर आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये काफ़ी ज़्यादा शानदार है, आई प्राउड ऑफ यू। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन पाल जी। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये लिखते हैं अनुज गोदारा और ये लिखते हैं कि सर जी आपकी कहानी सुनी, लेकिन आज सर आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है, एसी या फ़ैन नहीं चालू किया क्या स्टूडियो में? जय हिंद। तो भाई अभी स्टूडियो में फ़ैन है, एसी नहीं है, तो फ़ैन हम चलाते हैं तो उसकी आवाज़ आती है, इसलिए फ़ैन को ऑफ़ करना पड़ता है। और उसके बाद में सोमी हमार हैं, ये लिखते हैं आपने मेरा नाम लिया, थैंक यू भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो विमल हैं, विमल कुमार लिखते हैं नाइस रिपोर्टिंग, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में प्रमोद कुमार लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, सर आप कहाँ से हो, अपने बारे में ज़रूर बताओ जी। उसके बाद में सलम शेख हैं, ये लिखते हैं कि आपकी कहानी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत अच्छा है, माशाल्लाह मैं रोज़ सुनने से पहले सुनती हूँ और शुक्रिया। सलमा शेख हैं, सॉरी, तो सलमा शेख जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये फिर से ज्ञान सिंह जी का है और ये लिखते हैं कि सर आपने बताया आप माइक यूज़ करते हैं, आप कोई 2000 तक का कोई माइक ले लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बोया का माइक है ये ठीक है, और उसके बाद में जो रेंज आती है वो 18-20 हज़ार के प्लस आती है, तो इसलिए वो मैं माइक थोड़ा सा रुक के लूँगा। उसके बाद में संजू राजपूत लिखते हैं गुरुजी आप कहानी कहाँ से ढूंढते हैं, बहुत मेहनत है। जी भाई, कहानी पे पूरी रिसर्च रहती है, उसके बाद में ही कहानी लेके आते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है हंस राम करके आईडी है और ये लिखते हैं योर स्टोरी इज़ फेवरेट। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये लिखते हैं शान आलम और ये कहते हैं उस्मान सर की कॉपी मत करो सर, आप उसी तरीके से बोलते हो सर। भाई मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा अपना खुद का अंदाज़ है, मैं किसी की कॉपी नहीं करता। उसके बाद में जो अपना अगला कमेंट्स है ये है जाहिद कर ये आपको सुने बिना नींद नहीं आती। तो जाहिद जी आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और आपके रेगुलर कमेंट्स भी आते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, वेरी नाइस स्टोरी, रेनू सुनील त्यागी सियाना बुलंदशहर से, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में मोहम्मद सलीम हैं, ये लिखते हैं नाइस कहानी नाइस स्टोरी, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में शाम मोहम्मद हैं, ये लिखते हैं आई एम फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु इंडिया। जी भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप चेन्नई से हमारी वीडियो को देखते हैं। और उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये जादू का है, भैया बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो मैंने कल भी आप लोग को बताया था कि जो बैकग्राउंड है उसको हम बहुत जल्द चेंज करेंगे, अभी स्टूडियो जो है हमारा पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाया है। बहरहाल दोस्तों ये थे आप लोगों के कुछ कमेंट्स, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। किसी का बर्थडे हो, किसी को सालगिरह की बधाई देना चाहते हो या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो कमेंट्स कर दीजिए। आपके जो भी कमेंट्स हैं वो कल के दिन वीडियो में मैं शेयर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में किसी और सच्ची घटना के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।